सब्सक्राइब कीजिए ऑल इंडिया गुरुजी चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मिले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी जनरल साइंस की सीरीज है। इस सीरीज में मैं टोटल 300 से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये सीरीज उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, पीएससी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 15 वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसका ये सेकंड पार्ट में हम ऑलरेडी जो है वो 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं 21 से लेकर 40 तक टोटल 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुख बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी या अन्य कोई बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्राभिमुख बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, तो केंद्राभिमुख बल के कारण ही जो है वो पृथ्वी के चक्कर कोई भी उपग्रह अपनी कक्षा में लगाता, मतलब यदि वो इस कक्षा में चल रहा है तो वो इसी में जो है वो चक्कर लगाता रहेगा। अब केंद्राभिमुख बल जो है वो होता क्या है? तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल जो है वो केंद्र की तरफ लगता है। मतलब यहाँ पर कोई चीज़ है तो उस पर एक बल लगेगा केंद्र की तरफ, जिसके कारण जो है वो क्या करती है, वृत्ताकार मार्ग पर चलती ही रहती है। इसे क्या बोलते हैं? केंद्राभिमुख बल। जो बल लग रहा है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि ये बल नहीं लगेगा तो कोई वस्तु जो है वो ऐसे सर्कल में नहीं चल पाएगी। ठीक, और ठीक इसका अपोजिट होता है अब केंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है, जो ये बल अंदर की तरफ लग रहा है यही बल जो है वो बाहर की साइड लगता है। इसका उदाहरण हम देखें तो दूध से जब मक्खन बनाते हैं तब जो है वो उसमें लगता है अब केंद्रीय बल, और ये जो है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। ये चारों ही शर्करा के जो है प्रकार हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी जो है वो सुगर्स है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो फ्रक्टोज मीठी रहती है और ये गन्ने में मिलती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? खमीर, शैवाल, फफूंदी या लाइकेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फफूंदी या फंगस। राइट, तो पेनिसिलिन जो है वो फफूंदी से प्राप्त किया जाता है और पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन या प्रतिजैविक दवा है। राइट, इसको प्रतिजैविक दवा भी जो है वो बोला जाता है। साथ में इसकी जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। साथ में एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि पेनिसिलिन जो है उसको दो तरीके से जो है वो प्राप्त किया जाता है। एक तो प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन नोटेटम से और दूसरा पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। ठीक है, इससे दो चीजों से जो है इसको प्राप्त किया जाता है। और जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी तो उन्होंने इसकी खोज की थी पेनिसिलियम नोटेटम से। इससे जो है इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो, जब समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब लिफ्ट त्वरित वेग से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट जो है वो स्पीड से ऊपर तरफ जाती है तो जो भी व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है या खड़ा है, जो कुछ भी आया इसमें, उसको जो है अपना वेट जो है वो ज़्यादा लगेगा कि उसका वेट जो है वो बढ़ गया है। और जब एकदम से लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो उसको बहुत हल्का महसूस होता है, मतलब उसका जो भार है उसको कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, माल्टोज माल्ट, एसिटिक अम्ल दही या फिर फॉर्मिक अम्ल चींटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल दही। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है दही में नहीं होता। ठीक है, दही में जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है इसमें मिलता है, एसिटिक एसिड नहीं होता। साथ में यदि हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की तो ये जो है वो नींबू में होता है, माल्ट में होता है माल्टोज और लाल चींटी में जो है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये चारों चीजें, पांचों चीजें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत या स्थितिज और गतिज दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गतिज। ठीक है, जो हवाएं जो चलती हैं उसमें जो एनर्जी होती है, विंड में जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। जो हवाओं की जो ऊर्जा होती है
वो होती है कैसी, काइनेटिक एनर्जी, और इसको जो है वो यांत्रिक या फिर वैद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस एनर्जी को हम चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपने वो देखी होगी पवन चक्की जो है वो इसका सीधा एग्जाम्पल है। उसमें जो है वो हवाओं के द्वारा पवन चक्की को चलाया जाता है और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्री गहराई या फिर ध्वनि तीव्रता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्री गहराई या डेप्थ ऑफ सी। जो फैथोमीटर होता है उससे समुद्री गहराई को जो है वो मापा जाता है। साथ में यदि हम बात करें अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई पर यदि कोई विमान उड़ रहा है तो उसकी जो ऊंचाई होती है उसको मापा जाता है अल्टीमीटर से। तो ये भी समुद्र से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। तो आप याद रखिए अल्टीमीटर और फैथोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की कालावधि है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है या फिर तापमान के ऊपर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है, कितना समय जो है वो एक पूरा करने में टाइम लेता है, वो डिपेंड करता है कि पेंडुलम की लंबाई कितनी है। ठीक है, आपने देखा होगा पेंडुलम, ठीक है, तो इसकी लंबाई जितनी होती है उसका उतना ज्यादा जो है वो इसका जो है वो टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। लंबाई बढ़ाइए, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण है थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, पैक्टिन या फिर ऊपर के सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। जब भी कभी हमको चोट लगती है कहीं पर तो उससे लगातार जो है वो ब्लड निकलता रहता है और एक समय के बाद जो बंद हो जाता है, राइट, ये आपने देखा होगा। तो जब ये ब्लड निकलता है और फिर बंद हो जाता है तो ये जो बंद होता है ये होता है थ्रोम्बिन के कारण। यदि हमारे शरीर में थ्रोम्बिन नहीं होगा तो यदि हमको कभी चोट लगी तो ये लगातार जो है वो ब्लड निकलता रहेगा और ये कभी भी रुकेगा नहीं। तो ये जो रुकता है ये थ्रोम्बिन के कारण जो है वो रुकता है। तो इस चीज को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6 या 8? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। ठीक है, तो आपके लिए आंसर जरूरी नहीं है, ये कैसे आया वो आपके लिए जरूरी है। तो इसमें पूछा गया था कि यदि कोई तत्व है तो उसके परमाणु में 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होगी? ठीक है, तो ये हमको इसमें पता करना कि मास नंबर जो है इसका क्या होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि कोई हम एटम लेते हैं तो यदि इसका हम केंद्रक लेते हैं मतलब कि न्यूक्लियस लेते हैं तो उसमें न्यूक्लियस में 2 चीज होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है वहां पर न्यूट्रॉन, और जो उसकी बाहरी कक्षा होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि हम बात करें द्रव्यमान संख्या मास नंबर की, तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो मतलब जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। हमको इलेक्ट्रॉन से कोई भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन बराबर हो गया 4। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित? बता नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। जब भी लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। अब पहली चीज तो यह है कि लोहे में जंग कैसे लगती है। तो लोहे में जंग तब लगती है जब लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ कब करता है? ऑक्सीजन के साथ जब वहां पर ह्यूमिडिटी हो या आर्द्रता हो। ठीक है, तो आर्द्रता की उपस्थिति में जब लोहा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उस पर क्या है, जंग लग जाती है। तो जब उस पर जंग लगती है तो क्या होता है, इसमें लोहे के साथ जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, क्योंकि लोहे में क्या है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो जितनी ऑक्सीजन की मात्रा इसमें जुड़ती है उतना ही जो है इसका वेट बढ़ जाता है लोहे का। तो आप इस चीज को याद रखिए। ठीक है, तो आपको यही पता चल गया कि लोहे में जंग कैसे लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती का जलना दहन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या फिर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मोमबत्ती का जो जलना होता है वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है या तो वो लाइट के रूप में या फिर हीट के रूप में निकलती है, तो उसको बोला जाता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो ऐसे ही जब आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो उससे जो है वो लाइट उससे निकलती है, हीट निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है या एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या होती है, तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है। आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, इसमें जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है। सूर्य से जो हीट आती है उसको पौधे जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको बोला जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और मोमबत्ती का जलना जो है वो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मीवोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आंख, कान, नाक या त्वचा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंख। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जो मीवोमियन ग्रंथि होती है, मीवोमियन ग्लैंड होती है, वो आंख में स्थित होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय विट्टेकर, हैकेल, लीनियस या फिर कोपलैंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विट्टेकर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया था विट्टेकर के द्वारा, राइट। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर पांचों यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसके एक बार नाम जरूर पढ़ लें एक बार। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें 5 तरीके से जो विभाजित किया गया वो ये है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एनिमिलिया, दूसरा है प्लेंटी, तीसरा है प्रोटिस्टा, और फोर्थ है फंजाई या फंगी, और फिफ्थ है मोनेरा, ठीक है। ये 5 क्लासिफिकेशन यहाँ पर किए गए हैं। तो ये किया है किसने? विट्टेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड या सोडियम क्लोराइड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो सिंदूर जो है उसको केमिकली बोला जाता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। तो आप जब भी कभी शॉप पे जाए तो उससे बोलिए मर्क्यूरिक सल्फाइड, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप क्या मांग रहे हैं, ठीक है। और यदि हम इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो वो होता है HGS, ठीक है। HGS जो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम्योपैथी के संस्थापक हैं, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज सैमुअल हैमन, हिप्पोक्रेट्स, चरक या फिर सुश्रुत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैमुअल हैमन, ठीक है। सैमुअल हैमन जो है वो होम्योपैथी के संस्थापक कहलाते। तो आप इनका जो है वो याद रख लीजिए, बिल्कुल फैक्चुअल ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन, वर्ण की लवक, क्लोरोफिल या फिर वात रंध्र? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ण की लवक या क्रोमेटोफोर, ठीक है। इसी कारण जो है वो गिरगिट रंग बदलता है। गिरगिट का आपने रंग बदलने के बहुत सारी कहावत सुनी होंगी। तो गिरगिट रंग बदलता है, वो बदलता है वर्ण की लवक या क्रोमेटोफोर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? द विटामिन अवेलेबल फ्रॉम सनरेज इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो सूर्य की जो किरणें होती है उससे प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य किरणों द्वारा जो है वो प्राप्त किया जाता है, और ये बना जाता है हमारी स्किन के द्वारा। जब सूर्य की किरण हमारे स्किन पे पड़ती है तब हमको जो है वो विटामिन डी मिलता है। मतलब जितना ज़्यादा हमारा स्किन जो है वो ओपन रहेगा और उस पर सन की रेस आती जाएंगी, उतना ज़्यादा जो है हमारे शरीर में विटामिन डी हमको मिलेगा। साथ में एक और चीज़ याद रखिए आप कि जो विटामिन डी होता है उसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है कैल्सीफेरॉल, राइट। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ और बार बार इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। और इसी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स, राइट। तो ये 3-4 चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा। टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर। पीला, हरा, नीला या बैगनी? तो कलर ब्लाइंडनेस की जिसको प्रॉब्लम होती है उसको लाल रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरा। यदि जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, यदि आप उसको लाल रंग दिखाएंगे तो उसको वो दिखाई कैसा देने वाला है? वो देने वाला है हरा, राइट। तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा व अंगों का या फिर जल का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल का। आप सोच रहे होंगे इसमें त्वचा और अंग दिए हैं तो पूरा जो हमारा वेट है वो तो इसी से होगा, लेकिन नहीं। हमारा जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसके कारण? जल के कारण, क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग जो है वो जल से ही बना हुआ है। और जो बच्चे होते हैं उनका जो 75% भार होता है वो जल का ही भार होता है। यदि हम बात करें एडल्ट का या वयस्क लोग जो होते हैं उसमें 65 जो भार होता है वो जल का होता है। साथ में यदि हम महिलाओं की बात करते हैं तो 55 to 60% जो भार होता है, जो वेट होता है वो पानी का होता है महिलाओं में। तो ये चीज़ें आप तीनों याद रख सकते हैं। बच्चों में होता है 75, वयस्क में होता है 60 to 65, और जो महिलाएं होती हैं उसमें होता है 55 to 60%। तो सबसे ज़्यादा भार होता है किसका? जल का। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे इस सेशन के 20 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ में एक चीज और आपको बता दूं कि यदि आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाता रहता हूँ। आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अंदर जो है आप मुझे शशांक कौरव के नाम से सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। फॉलो बटन पर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।